मैं यूपी में रहता हूं। यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां के लोग भी, क्योंकि बहुत आना जाना एक दूसरे प्रदेशों में रहता है, सबका भरोसा और विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति बहुत हो चुकी, अब विकास की राजनीति होनी चाहिए। गुंडागर्दी, माफियागिरी बहुत हो चुकी, अब यहां पे सुशासन आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आपस में लड़ाओ बांटो, तुष्टीकरण की राजनीति करो, या बहुत हो चुका। जिस प्रकार से अब देश विकास कर रहा है उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल भी विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। भारत सरकार की जो योजनाएं मेरे गरीबों के लिए, मेरे किसानों के लिए, मेरे मजदूरों के लिए, मेरे बड़े बुजुर्गों के लिए, मेरी माताओं और बहनों के लिए बनती है, उसका लाभ आपको नहीं मिलता। क्या ममता दीदी को यह जिद करनी चाहिए क्या कि जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरे देश में मिल रही है, पूरे देश के किसानों का जिस पर हक है, अधिकार है, उस अधिकार से पश्चिम बंगाल के किसानों को वंचित रखना क्या उचित है? क्या मेरे भाइयों बहनों, मैं जिस क्षेत्र में आया हूं मुझे बताया गया है यह पूरा क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। यहां फूल की बड़े पैमाने पर खेती होती है। यहां पर कुशल कारीगर, जो माताएं बहनें अपने शरीर पर गहने पहनती हैं, ऐसे गहनों को बनाने के लिए, ऐसे जेवर को बनाने के लिए यहां कुशल कारीगर मौजूद हैं। लेकिन आज कभी पहले पश्चिम बंगाल के कारीगरों का बनाया हुआ, चाहे वह मंगलसूत्र हो और चाहे किसी भी प्रकार का जेवरात हो, यहां से बन करके जाता था, देश की माताएं बहनें पहनती थी तो गर्व महसूस करती थी। लेकिन आज यहां के कारीगरों को पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि इनके पास विकास का विजन नहीं है। टीएमसी ने अगर विकास का रोड मैप रखा होता तो 10 वर्ष बीत गए। जिस सरकार को पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा बहुमत आपने दिया, इतना ज्यादा आशीर्वाद दिया, उसके बाद भी आपका ख्याल नहीं रखा, पश्चिम बंगाल का ख्याल नहीं रखा। लेकिन जब उनको ये पता चला कि अब तो पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी से रूठ गई है, नाराज हो गई है, अब तो पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हो गई है, तब वो अपना रंग दिखाने का काम कर रही है। मैं यहां के ही अपने सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पूछा करता हूं, क्या ममता दीदी कभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जैसी जयंती इस वर्ष मनाई थी? क्या इसके पहले भी बनाया करती थी? क्या ममता दीदी जी ने जो सरस्वती मैया की पूजा का कार्यक्रम बसंत पंचमी में इस बार करने को कहा, इसके पहले कभी किया है क्या? क्या दुर्गा पूजा, जब माता की पूजा होती है, प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम होता है, उसको दीदी ने रोका था कि नहीं रोका था? और आज दीदी के तमाम कारनामे हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हो। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी काम ममता दीदी ने किया है, या तो यहां की जनता से डर करके, या तो भारतीय जनता पार्टी से डर करके, मोदी जी से डर करके किया है। अगर इनके मन में स्वामी विवेकानंद जी के प्रति श्रद्धा होती तो यह 2021 में कार्यक्रम शुरू नहीं करती, जब से इनको सरकार मिली थी तब से शुरू करती। अगर इनके मन में श्रद्धा होती तो सरस्वती मैया की पूजा जब चुनाव द्वार पर है, कल चुनाव की कब घोषणा हो जाएगी कोई पता नहीं है, तब सरस्वती मैया याद आ रही है। इनके मन में जो भाव है वह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, संसार के सबसे शक्तिशाली नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में पश्चिम बंगाल में आते हैं।
अब भीड़ में से किसी ने जय श्री राम कह दिया, मैंने देखा वो नाराज होकर के बैठ गई। अरे भीड़ में कोई कुछ बोल सकता है। हम लोग भी देश में प्रदेश में बहुत जगह सभा में जाते हैं, कोई हमारे अनुकूल बोलता है, कोई हमारे प्रतिकूल बोलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं। आप क्या संदेश देना चाहती हो कि जय श्री राम से आपको नाराजगी है, आपको मां अंबे से नाराजगी है, मां काली से नाराजगी है? यह सारी बातें आप सबके ध्यान में रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। और मैं ममता दीदी आपको यह जरूर कहना चाहता हूं, अब यह सब ना चले। चलेगा क्या ऐसा भी आगे चलेगा? अब ऐसा कुछ नहीं चलने दिया जाएगा। अब पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार से और गुंडागर्दी से मुक्त बनाने का काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर आगे लेकर के जाने का काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से हिंसा को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया जाएगा। दीदी, आपने पूरे प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया। आपने पूरा राजनीति का अपराधीकरण कर दिया और पूरे पुलिस और प्रशासन का टीएमसीकरण कर दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद मेरे भाइयों बहनों याद रखना, ना तो राजनीति में अपराध चलने पाएगा और ना पुलिस प्रशासन का जो भेदभाव है या भेदभाव चलने पाएगा। मुझे कई कार्यकर्ता बताए, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ यहां पर। अरे हिंसा की राजनीति करके पश्चिम बंगाल की जनता का भला नहीं कर रही हो तुम दीदी, तुम केवल अपने भतीजे का भला करने के लिए इस प्रकार का अत्याचार कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको आसान, सबको अधिकार देना। और दीदी का नारा है कुछ का साथ और भतीजे का विकास करना, गुंडे अपराधियों को संरक्षण करना, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करना, घुसपैठियों को संरक्षण देना। यह समाप्त होना चाहिए कि नहीं समाप्त होना चाहिए? होना चाहिए। पश्चिम बंगाल बहुत प्रबुद्ध प्रदेश है, यहां हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोग हैं। बताइए, देश के हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए पहुंच जाता है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां भी पहुंच जाता। लेकिन दीदी ने यहां के किसानों का पैसा किसानों के खाते में नहीं जाने दिया। वो चाहती है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खाते में चला जाए, तो नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसानों के खाते में जाने वाला पैसा टीएमसी के गुंडों के खातों में नहीं जाने पाएगा। सरकार बनेगी, मुझे विश्वास है, आपका विश्वास है। परिवर्तन यात्रा के समर्थन में जनसैलाब उमड़ रहा। सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, टीएमसी की सरकार जाना तय है। और भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों का जो भी पैसा देश के किसानों को मिल चुका है, जिस दिन से मिला है उसी दिन से बकाया जोड़ करके यहां प्रदेश के 73 लाख, पश्चिम बंगाल के 73 लाख किसानों का पैसा किसानों के खाते में जाएगा। अम्फान तूफान आया था, यहाँ पे तूफान आया था, याद है ना आप लोगों को? भूल गए? 1,000 करोड़ रुपया देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अम्फान तूफान के कारण जो किसानों का नुकसान हुआ उनको देने के लिए कि आप देना वितरण करना शुरू करो, हिसाब बना करके दो, और जरूरत पड़ेगी तो और देने का काम करेंगे। क्या सभी जिन किसानों का नुकसान हुआ, चाहे पान की खेती करने वाले हो, चाहे फूल की खेती करने वाले हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की खेती करने वाले हो, क्या आपको आपदा का पैसा मिल गया? क्या मिला है? नहीं मिला। ये भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है, ये किसानों का हक भी खा जाने वाली सरकार है। और ऐसी सरकार को पश्चिम बंगाल के हर कोने से एक आवाज गूंज रही है कि पश्चिम बंगाल में
कमल का फूल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। हर बूथ के अंदर हमारे आज यहां पर कई लोग, आप सब जानते हैं, टीएमसी के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ चुके। चुनाव की घोषणा होने के बाद हो सकता है और तेज भगदड़ मचे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की लाइन लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सताने वालों को भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह हमारा प्राण है, हमारा सब कुछ है। आपने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया है। 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताना आपने साधारण काम नहीं किया। हमें 18 सीटें नहीं, हम तो समझते हैं कि आपने जितना बड़ा संघर्ष किया है, यह 18 लोकसभा की सीटें हमारे लिए 42 की 42 सीटों के बराबर है। क्योंकि आपने जिस परिस्थिति में वोट डालने से रोकने के लिए गुंडे तैनात किए जाते हैं, अपराधी तैनात किए जाते हैं कि लोकतंत्र में आप अपने मताधिकार का प्रयोग न करने पाओ। अरे वोट देने का तो सबको अधिकार है और उनके अधिकार से उनको वंचित करना, दीदी आपने महापाप किया है। इस पाप की सजा इसी पश्चिम बंगाल की जनता के द्वारा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि 2021 के चुनाव में आपके गुंडे और अपराधी पश्चिम बंगाल के लोगों को वोट डालने से नहीं रोक पाएंगे। तो डरते हो क्या अभी टीएमसी गुंडों से आप लोग? हाथ उठा के बताओ, डरते हो क्या? नहीं डरते हो। अब पश्चिम बंगाल के लोग डरते नहीं, अब लड़ते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपना वोट जिसको इच्छा है उसको देने के लिए लड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा की सरकार जब बनेगी, एक नारा है कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा। जो जेल के है, जहां पर अभी निर्दोष लोगों को बंद किया गया है, जिन लोगों ने अपराध नहीं किया है उनको अपराधी बनाकर के जेल भेज दिया गया है, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाने चाहिए वह मुकदमे उनके खिलाफ ना लिख करके जो मुकदमा लिखाने के लिए गया, अपराध दर्ज कराने के लिए गया, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिख करके जेल भेजने का काम किया गया। ऐसे अधिकारी भी कान खोल करके सुन लें। इस देश का असली मालिक, इस प्रदेश का असली मालिक यहां का मतदाता है, और मतदाता जब चाहता है कोई भी सत्ता को बदल देता है। अब आप टीएमसी के अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, निष्पक्षता से कार्रवाई करो। और मैं कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, जनता जनार्दन का आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों का नाम लिख करके रखना, क्योंकि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो चाहे गुंडा अपराधी हो, चाहे टीएमसी के गलत कामों का समर्थन करने वाला कोई अधिकारी और कर्मचारी हो, उसका भी हिसाब होगा। या आप भरोसा रखिए कि उत्तर प्रदेश में ये हम लोगों ने किया। जब हमारी सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार वहां पर हुआ करती थी, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए। मैंने कहा भाजपा की सरकार आएगी तो हम फर्जी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन असली मुकदमे जरूर लिखेंगे, और असली मुकदमे लिखेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। आज समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए गुंडे और अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, और जिस दिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, या तो पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और अपराध करने वाले यहां की जेलों में होंगे, या तो पश्चिम बंगाल छोड़ करके कहीं और पलायन कर चुके होंगे। यह भरोसा रखिएगा। जो यहां के लोगों का अधिकार है वो अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों की भलाई के लिए इतने काम किए गए, अनेक कामों का फायदा ही आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों यहां गरीबों का हक गरीबों को देने से रोका गया? ये गलती ममता दीदी ने जो आपने किया है, मैं तो गांव के अंदर गया, मैं आश्चर्य करता, मुझे लगता था कि उत्तर प्रदेश ही अभी पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं गांव के अंदर यहां पश्चिम बंगाल के अंदर जाता हूं तो आप सबके उत्साह को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन अभी जो अभाव की जिंदगी लोग जी रहे हैं, उसका दोषी कोई और नहीं, उसकी दोषी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी,
सरकार है, ममता बनर्जी जी आप हैं, क्योंकि देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। आपने नाम बदलने का काम किया, लेकिन नाम बदलने के बाद तो गरीबों को आवास दे दिया होता, लेकिन उन नाम बदलने के बाद भी लोगों की आवास नहीं है। ऐसे ऐसे मोहल्लों में मैं जाने का मुझे मौका मिला। क्यों नहीं है? जब भारत सरकार का खजाना देश के गरीबों के लिए खुला है, किसानों के लिए खुला है, मजदूरों के लिए खुला है, माताओं बहनों और बुजुर्गों के लिए खुला है, दिव्यांगों के लिए खुला है, तो यह सवाल करना चाहती पश्चिम बंगाल की जनता दीदी आपसे कि आप बताओ, जो अधिकार इन लोगों को मिलना चाहिए तो अधिकार आपने क्यों नहीं देने दिया? आज की भाषा यह बता रही है, लगातार मैं देखता रहता हूं, समाचारों के हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग बता देते हैं रोजाना दीदी क्या बोली। दीदी इस समय बौखलाई हुई है। बौखलाई है कि नहीं बौखलाई है? क्या बोल रही है रोजाना, मुझे समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हो जाता है और उस हमले के लिए क्षमा मांगने की जगह, दोषियों पर कार्रवाई करने की जगह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करती हो। 10 वर्ष से आप मुख्यमंत्री हो पश्चिम बंगाल की, कई बार आप केंद्र में मंत्री रह चुकी हो। क्या राजनीति में यह मर्यादा भी आपको ध्यान में नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए? मैं आप सब लोगों को आज यहां पर लंबी बात नहीं करूंगा। यहां के लोगों ने, मैं थोड़ा पूर्ण बंगाली अभी नहीं समझ पाता हूं, लेकिन मैं जो समझा हूं, आपका जो रिएक्शन देख रहा था, उससे इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अब की बार 200 पार हो जाएगा। दोनों हाथ उठा के बताइए, अब की बार 200 पार। और 200 पार करने के लिए मैंने एक, आप लोग यहां नहीं सुने होंगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में जो बोलते हैं, हिंदी की कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से नई, इस पश्चिम बंगाल से अब नई गंगा निकलनी चाहिए। भाजपा की सरकार बनाने का काम करना चाहिए पूरी ताकत के साथ। आप भरोसा रखना, भारतीय जनता पार्टी कभी भरोसे को टूटने नहीं देती। देश हर प्रकार से आज सामर्थ्यवान है। पूरे दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां आज आपके प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं खड़े होकर के अपना फोटो खिंचवाने में गौरव का अनुभव करते हैं। ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, या देश की 125 करोड़ जनता का सम्मान है। आपने, जब हमारे 2 सांसद थे देश की संसद में, पहले 2 हुआ करते थे, आज 300 पार कर गए होंगे। पार किए कि नहीं पार किए? 300 पार किए। और कभी जब 2 थे तब भी हम कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम धारा 370 को समाप्त करने का काम करेंगे। वह सपना किसने देखा था? इसी पश्चिम बंगाल के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 संविधान, 2 निशान, चुनाव, ये जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, 2 प्रकार के ध्वज, 2 निशान, 2 संविधान और 2 प्रधान, वहां प्रधानमंत्री भी अलग से बनते थे। या कहते हुए जम्मू कश्मीर गए, उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश के लिए अपना पहला बलिदान देने का काम किया। हम उनके बलिदान को नमन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था, जब हम केंद्र में बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे तो धारा 370 को समाप्त करने का काम करेंगे। आज धारा 370 धराशायी हुई कि नहीं हुई? सरकार बनने के बाद धारा 370 समाप्त हो गई। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। और दीदी को बहुत नाराजगी होती है। अभी मैं एक दिन देख रहा था, एक चैनल में वो बात कर रही थी कि मैं जय श्री राम नहीं कहूंगी, मैं जय सिया राम कहूंगी। अरे दीदी, आप जय श्री राम भी कहोगी, जय सिया राम भी कहोगी, आप वंदे मातरम भी कहोगी, आप भारत माता की जय भी कहोगी। जरा चुनाव का परिणाम पश्चिम बंगाल का आने दीजिए, आप जय श्री राम का उद्घोष भी करोगी, चारों तरफ आप चिल्ला चिल्ला करके कहोगी। कहेंगी कि नहीं बताइए? जो दीदी 2019 के चुनाव परिणाम आने के बाद कितने रंग बदले कि नहीं बदले? इतने रंग बदले कि हम, मतलब जो एक गिरगिट होता है वो बहुत रंग बदलता है, वह भी शायद शर्मा जाएगा। इतने रंग बदलने का काम दीदी ने किया। तो आप जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
तब उन्हें जय श्री राम का महत्व समझ में आएगा कि गांव में साधारण से साधारण, अभी मैं आ रहा था, रथ के ऊपर बैठा था, अंदर घर के अंदर जो रोड पे हमारी माताएं बहनें नहीं आ सकी, वहां से जय श्री राम कर रही हैं। जय श्री राम जैसे वंदे मातरम देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए लोग, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो बोल रहे थे। और आज पश्चिम बंगाल में बदलाव के जो सेनानी हैं आप सब, और यहां की जनता जनार्दन, वह सब जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। अपने उन सैकड़ों की संख्या में जो हमारे कार्यकर्ता साथी टीएमसी के गुंडों से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आप गुंडागर्दी कुछ बदले कि नहीं बदले, इनको जैसे जैसे पता चल रहा है, गुंडे कुछ इधर उधर खोज रहे होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता से मिल रहे होंगे कि अब यहां गुंडागर्दी तो अब चलेगी नहीं, अब तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ध्यान रखना सब, उसकी चिंता मत करना। हमारा देश प्रगति के पथ पर चल रहा है और पश्चिम बंगाल भी प्रगति के पथ पर अवश्य आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सबको आज के दिन में चाहूंगा, एक बार जोर से नारा लगाइएगा, इस बार के चुनाव में जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी को और कमल का फूल। मैं बोलता हूं, इस बार के चुनाव में जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। आप कमल का फूल समझ जा रहे हैं ना? पौधा फूल तो मैं ध्यान रहा कि हम कमल का फूल भी समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो? सब समझ जाते हैं। मेरी कोई अधूरी बात हो, कोई आपको समझ में ना आ रही हो, तो यहां मंच पे सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपकी बात को काफी समझ लेता हूं, क्योंकि अभी जब संबोधन करते रहते हैं तो मैं सुनता रहता हूं, कोई बहुत अंतर नहीं है।